दोस्तों स्वागत है आपका लॉ फॉर ऑल पर्पस पे, जहां अपन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के संबंध में तैयारी के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, उनके अध्ययन करने की रीति के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अभी वो सीरीज चल रही है लेक्चर्स ऑन सीआरपीसी। आज अपन नेक्स्ट अध्याय जो प्रशांति संबंधित है देखेंगे। सेक्शन 146 विवाद की विषय वस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। अभी हम सेक्शन 145 में देखा भूमि और जल से संबंधित विवादित पक्षकारों को न्यायालय समन करेगा, बुलाएगा, उनसे अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और ये भी देखेगा कि आदेश की तारीख से 2 माह पहले यदि किसी की संपत्ति जो कब्जे पे था उसका कब्जा हटा के उसको बेकब्जा कर दिया था तो उसके कब्जे को ही मानेगा जो 2 माह पूर्व कब्जे में था, और उनके कब्जे को यथावत रखने की अनुमति देता है और शांतिपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करने का आदेश देता है और उसको जब तक कि अन्य न्यायालय निर्देश ना दे तब तक के लिए। और यदि व्यक्ति जो पक्षकार है उनमें से कोई पक्षकार मर जाता है तो उनके विधिक प्रतिनिधि को वो उस पर ले सकता है दावा करने के लिए, और यदि उसमें विधिक प्रतिनिधियों में भी दावा करने वाले अन्य हैं तो उनको भी साथ में सबको एक साथ ले सकता है और न्यायालय शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सॉल्व करेगा। तो ये सेक्शन 145 था ताकि शांति बनी रहे। अब सेक्शन 146 में हम देख रहे हैं विवाद की विषय वस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। अब विवाद की विषय वस्तु कुर्क करने की मतलब विवाद की विषय वस्तु को कुर्क किया जा सकता है और उसके ऊपर रिसीवर भी नियुक्त किया जा सकता है, रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। तो हम देखते हैं 146 क्लॉज 1। यदि धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है, आपातिक मतलब ऐसा जो आपात की स्थिति जैसा है, मतलब इमरजेंसी है जहाँ पे, अथवा यदि वह निश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है। मतलब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि सेक्शन 141 के अंतर्गत उपधारा 1 में अधीन आदेश पारित करने से मजिस्ट्रेट को आपातिक समझता है, मतलब वो समझ रहा है कि आपातिक है, इमरजेंसी है कि इसमें कुछ किया जाना चाहिए और निश्चय करने में उसको दिक्कत हो रही है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, निश्चित निर्धारित कर पा रहा है कि वास्तव में आदेश करने के समय कब्जा किसका था। यदि निर्धारित कर लिया तो कब्जा वो शांतिपूर्ण रूप से बनाए रखेगा, वो व्यक्ति उसके पास ही रहेगी जिसका कब्जा था जब तक कि न्यायालय के निर्देश नहीं हो जाते हैं, और न्यायालय इस बात को निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है कि किसका कब्जा था, तो न्यायालय क्या करेगा, उस संपत्ति को कुर्क कर लेगा और कुर्क करने के बाद सक्षम न्यायालय का आदेश आने तक उस पर रिसीवर नियुक्त करेगा। और सक्षम न्यायालय का आदेश कैसे आएगा, उस संपत्ति के मामले में कोई सिविल कोर्ट में भी मामला आया होगा और न्यायालय निर्धारित कर रहा होगा कि वास्तव में वो संपत्ति किसकी है, तो उसके विनिश्चय आने तक न्यायालय क्या करेगा, उसको कुर्क करके उस पर रिसीवर नियुक्त कर देगा। ठीक है, जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकार के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है। परंतु यदि ऐसा मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है, तो वह किसी समय भी कुर्क की वापस ले सकता है। अच्छा, वहाँ उन्होंने प्रबंधक भी दे दिया, मजिस्ट्रेट का यदि समाधान हो गया कि उस संपत्ति के कारण प्रशांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है, तो न्यायालय उस कुर्की को रद्द करने का आदेश दे देगा, कुर्की का आदेश वापस ले लेगा, मतलब कुर्की को वापस ले लेगा। अब क्लॉज 2 है, जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसा विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन रिसीवर की होती हैं।
परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट, उसको अपन आगे देखते हैं। पहले क्लॉज 2 में देख रहे हैं, मान लो विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है और ऐसी विवाद विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है। वह उसके लिए इंतजाम कर सकता है कि वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए एक रिसीवर नियुक्त करे। उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन एक रिसीवर को होती हैं। मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर जो रिसीवर है उसी रिसीवर की बात कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट के शक्ति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए काम करेगा। वहाँ परंतु भी दे रखा है उन्होंने, यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो वो कह रहे हैं अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को अनुमोदित कर देगा। ऐसे अन्य अनुसांगिक या परिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत है। मतलब क्लॉज 2 में उन्होंने कहा यदि सिविल न्यायालय ने कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया है संपत्ति पे तो ये कुर्क करने के बाद उस संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त कर सकता है और रिसीवर मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वो सब शक्तियों का प्रयोग करेगा जो एक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अंतर्गत एक रिसीवर करता है। अब वहीं परंतु दे दिया, यदि मान लो सिविल न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए, अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को नियुक्त कर देगा। मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा जो नियुक्त रिसीवर वो हट जाएगा, उसको अनुमोदित कर दिया जाएगा और सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर उस विषय वस्तु को देखेगा, संपत्ति के रखरखाव करेगा। किसके अंतर्गत? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत। और इसके अलावा अन्य अनुसांगिक या परिणामिक आदेश भी जो न्यायालय ठीक समझे वो कर सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 146 जो बताता है संपत्ति की विवाद की विषय वस्तु के कुर्क करने और उसके रिसीवर के संबंध में नियुक्ति के बारे में। तो अब आप देखते हैं, हम देखते हैं सेक्शन 147 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद। अब है भूमि मतलब जमीन या जल मतलब जल वाटर के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद है यदि तो उसके लिए सेक्शन 147 है, उसके क्लॉज 1 है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी विकथित अधिकार के बारे में चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होनी संभव है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए सिविल आदेश दे सकता है कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। अब यहाँ पे बात चल रही है कि पुलिस मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पे या अन्य इत्तला पे ऐसी सूचना मिलती है कि भूमि या जल से संबंधित कोई विवाद है, उसके उपयोग से संबंधित कोई विवाद है, उसमें चाहे अधिकार का दावा हो चाहे सुखाचार के रूप में कोई दावे की बात की हुई हो या अन्य विवाद वर्तमान है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय क्या करेगा, उसका समाधान हो जाता है तब अपना और उससे परिसंपत्ति भंग होने की संभावना है तो और विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करेगा कि वो समय और ऐसे स्थान और तारीख पर खुद स्वयं या प्लीडर के द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। ठीक है, और अपने जो दावे कर रहे हैं वो उनके लिखित कथन वो पेश करें। 147 में स्पष्टीकरण दे रखा है हमने, भूमि या जल पद का वही अर्थ होगा जो धारा 145 की उपधारा 2 में दिया गया है। सेक्शन 145 की जो क्लॉज 2 थी उसमें बताया था उन्होंने भूमि से संबंधित है, भवन था, है ना, मीन क्षेत्र है, जल से संबंधित है और भी जो दे रखे हैं उन्होंने सेक्शन 145 क्लॉज 2 में, वो सब भूमि और जल से संबंधित है, वही अर्थ है जो सेक्शन 145 में है। वहीं अब क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं, वो मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, मतलब जो कथन आए हैं उनको देखेगा, दोनों पक्षकारों को सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा दिया जा रहा है, पेश किया गया है, और ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार भी करेगा कि भाई क्या साक्ष्य हैं, प्रॉपर हैं। ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है यदि कोई हो,
लेगा, अवश्य समझे और यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान है। मतलब ये भी देखेगा कि वास्तव में इस समय ऐसा जो अधिकार इसके बारे में बात कर रहे हैं दोनों पक्षकार वर्तमान है, मतलब वास्तव वर्तमान में उसका उपयोग हो रहा है। और ऐसी जांच के मामले में धारा 145 को बंद था यह आवश्यक लागू होंगे। और जांच करने में जैसे सेक्शन 140Y में जांच की गई थी वही जांच के तरीका इसमें भी अप्लाई किया जाएगा। क्लॉज 3 है, यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान है, जो मजिस्ट्रेट है जो जांच कर रहा है, जो कार्रवाई कर रहा है, उनको लगता है कि ऐसे जो अधिकार हैं वो वर्तमान हैं, वास्तव में वर्तमान में या इन प्रेजेंट उनका उपयोग हो रहा है, तो वह ऐसे अधिकार के उपयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के उपयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है। न्यायालय को लग रहा है कि भूमि और जल संबंधित कोई अधिकार का प्रयोग वर्तमान में भी किया जा रहा है और वो उनको उस पर ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो उस अधिकार में हस्तक्षेप करने का प्रतिषेध करने का है, उस अधिकार में हस्तक्षेप करने का प्रतिषेध करने का यथोचित मामले में और ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है कि उसमें जो प्रयोग करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है उसको हटाया जाए। दूसरा, हस्तक्षेप करने जो हस्तक्षेप कर रहा है उनको उस अधिकार का प्रयोग करने में, तो उस हस्तक्षेप को भी हटाया जाए। परंतु उसमें दिया है, परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला की जिनके परिणाम स्वरूप जांच संसिद्ध की गई है प्राप्ति के ठीक पहले 3 मास के अंदर नहीं किया गया है, 3 मास के अंदर नहीं किया गया है, अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में हो या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। न्यायालय कब आदेश नहीं देगा कि भाई अधिकार का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको लगता है कि अधिकार प्रयोग नहीं हो रहा तो आदेश नहीं देगा, उसमें कंडीशन भी दी उन्होंने। परंतु जहां से अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है वहां पे आदेश देगा। वहां जहां पे अधिकार का प्रयोग 3 मास में नहीं किया गया है, प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर क्या हो रहा है, प्राप्ति के ठीक पहले संसिद्ध की गई है, जो कार्रवाई प्रारंभ की गई है, परिणाम स्वरूप जांच संसिद्ध की गई है, प्राप्ति के ठीक पहले 3 मास के अंदर नहीं किया गया है, मतलब उसका प्रयोग जल का या भूमि का 3 मास के पहले नहीं किया गया है, या मौसमी उपयोग किया जाता है तो अंतिम बार उसका उपयोग कब किया गया था, उन्होंने कहा पूर्व के ऐसे मौसम में से अंतिम मौसम के दौरान, मतलब मौसम में किया गया था, अंतिम मौसम के दौरान में ऐसे अवसरों पर अंतिम अवसर पर उसका उपयोग किया गया था। मान लो उसका प्रयोग अंतिम अवसर पर भी नहीं किया गया जो मौसमों के हिसाब से होता है, तो फिर ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। तो न्यायालय ऐसा कोई आदेश नहीं देगा कि उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, ना उस हस्तक्षेप को हटाने के लिए आदेश देगा। तो मतलब ये है कि उसका जो भूमि है, जल है, वर्तमान में उसका अधिकार उसमें होना चाहिए, वर्तमान में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये परंतुक था जिसमें उन्होंने कहा ऐसा। 4th है, जब धारा 145 उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो। सेक्शन 145 की जो उपधारा 1 है के अधीन प्रारंभ के किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी कथित अधिकार के संबंध में है, ठीक है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई है, ठीक है। और वहीं जब उपधारा 1 के अधीन कोई कार्रवाई प्रारंभ की जाती है सेक्शन 145 के, और मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में है, तो धारा 145 के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वह कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रखता है जैसे कि वो धारा 145 की उपधारा के अधीन ही प्रारंभ की गई थी। तो ये सेक्शन 147 का क्लॉज 4 था, और सेक्शन 147 हमारा भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद के बारे में है। अब हम आते हैं सेक्शन 148 के ऊपर, स्थानीय जांच। जब कभी क्लॉज 1, जब कभी धारा 145 या धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो। अब वो क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 147
145 और 146 के लिए स्थानीय जांच आवश्यक है, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब एडीएम अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। वो खुद जांच कर सकते हैं या वही मजिस्ट्रेट को उसके लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। और ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है, मतलब लिखित में आदेश देगा जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, मतलब उनको निर्देश देगा, आवश्यक जानकारी देगा और घोषित कर सकता है कि जांच का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग किसके द्वारा दिया जाएगा। और इसमें ये भी लिखित करेंगे वो कि जांच के संबंधित जो भी आवश्यक व्यय हैं उसका कोई भाग है तो वो उसको कौन व्यय करेगा, उसके बारे में भी जानकारी वो देंगे। क्लॉज 2 है, ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। और जो प्रतिनियुक्त किया है डीएम ने, एडीएम ने, उस द्वारा उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको साक्ष्य में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लॉज 3 है, जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं, मतलब सेक्शन 145, 146 या 147 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं, तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे। मतलब कोई पक्षकार ने खर्चे किए तो वहाँ जो मजिस्ट्रेट है जो कार्रवाई कर रहा है वो ये निर्देश देगा कि वास्तव में वो खर्चे किसको किए जाने चाहिए थे, ठीक है। और ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्रवाई के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में। और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और प्लीडरों की फीस के बारे में व्यय भी हो सकते हैं जिन्हें न्यायालय उचित समझे। तो मतलब न्यायालय निर्धारित करेगा कि वो जो खर्चे हैं उस कार्रवाई के करने में जो खर्चे हो रहे हैं उनका व्यय कौन पक्षकार करेंगे, किस अनुपात में करेंगे और किस के लिए, मतलब अंतर्गत साक्षियों के लिए और प्लीडरों की फीस के लिए जो भी व्यय है वो सब को निर्धारित न्यायालय करेंगे। और जो ठीक समझते हैं, उचित समझते हैं, वो आदेश निर्देश देंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 148 था जो स्थानीय जांच के बारे में है। स्थानीय जांच कर सकते हैं प्रतिनियुक्त कौन कर सकते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनको निर्देश दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट ने, और उसको जांच करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट ऐसे मानी जाएगी जैसे कि साक्ष्य में ली जा सकती है। और सेक्शन 145, 146, 147 के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, जो व्यय होंगे, वो पक्षकार दे सकता है और न्यायालय वो मजिस्ट्रेट निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से पक्षकार कितना व्यय किस अनुपात में निर्धारित देंगे और उनकी साक्षियों की फीस, प्लीडरों की फीस जो भी है उसको कैसे बयान किया जाएगा। ये निर्देश न्यायालय उचित समझते हैं वो देंगे। नेक्स्ट अध्याय हम देखेंगे 11, पुलिस का निवारक कार्य, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, सेक्शन 149 से 153 तक। आई थिंक आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा अध्याय। और कोई सेक्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेरी करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि कोई अन्य सब्जेक्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आवश्यक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित, वो भी आप उससे कह सकते हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।